इस वीडियो में हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे। अब जो इन्फ्लेमेशन का टॉपिक है इट इज़ काफ़ी एक्सटेंसिव और जो उसकी वीडियोस होंगी वो शायद थोड़ी सी लंबी हों। तो क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक भी है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या कहते हैं बात कर लेते हैं। यहाँ जो इसका एक्यूट इन्फ्लेमेशन है यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं बेसिस से पढ़ाता हूँ, तो बेसिस में ये पेज 75 से शुरू हो रहा है और जो इसके पहले शुरू के दो तीन पेजेस दिए हुए हैं उसमें उन्होंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है और इसमें क्या कहते हैं एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि किस तरह इसमें सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू दैट डिलीवर्स ल्यूकोसाइट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ होस्ट डिफेंस फ्रॉम द सर्कुलेशन टू द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन एंड सेल डैमेज इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट्स। और यही चीज़ हम अभी देखेंगे कि कैसे वाइट ब्लड सेल्स और जितने भी इम्यूनिटी के आपके पास सेल्स होते हैं वो कैसे अपनी साइट ऑफ डैमेज जो है जहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो वहाँ पे जाके किस तरह वो जो भी माइक्रोबियल प्रोडक्ट है उसको कैसे क्या कहते हैं वो एक्सरसाइज करेंगे एक तरफ से और फिर आपकी जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है उनको रिस्टोर करेंगे। तो ये इन्फ्लेमेशन है, ये आगे बस इन्होंने ओवरव्यू सारे दिए हुए, ये हम अभी सारी चीज़ें पढ़ेंगे इन डिटेल। कि लेट सपोज कोई भी टिश्यू में नेक्रोसिस हुआ, डैमेज हुआ, अब वहाँ पे जो आपके माइक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, सेंटिनल सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, उन और डिफरेंट तरह के जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, होस्ट सेल्स जो हैं, उन्होंने उन माइक्रोब्स का या उस नेक्रोटिक टिश्यू को बेसिकली उस डिफेक्ट को उन्होंने डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद उन्होंने कुछ साइटोकाइंस या कीमोकाइंस रिलीज किया जिनको मीडिएटर्स कहते हैं। उसकी वजह से होगा क्या कि वाइट ब्लड सेल्स आपके रिक्रूट होंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन एक्यूट या क्रॉनिक एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ज्यादातर न्यूट्रोफिल्स जाते हैं और वो करने के बाद होंगे क्या, वो फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस यानी वेसल के बाहर वाली वहां पे वो रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद वहां पे वो जो भी अगर माइक्रोब है तो उसको इंजेस्ट करेंगे, उसके साथ फेगोसाइटोसिस करेंगे, उसको खत्म करेंगे, एडिमा हो रहा होगा और ये सब करने के बाद जब एलिमिनेट कर देंगे माइक्रोब को या डेड टिश्यू को, फिर वो वापस अगर तो ज्यादा डैमेज हुआ होगा तो वहां पे रिपेयरिंग का प्रोसेस होगा और अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो वहां पे फाइब्रोसिस भी देखी जाएगी। एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जो कुछ डिफरेंसेस हैं वो इस टेबल से याद कर लेंगे कि ऑनसेट जो एक्यूट का फास्ट होता है मिनट्स और आवर्स में, क्रॉनिक का यूजुअली स्लो होता है। जो सेलुलर इन्फिल्ट्रेट जो तो मैंने भी बताया एक्यूट में ज्यादातर न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, वेरियस क्रॉनिक में हमको मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। एक्यूट में फाइब्रोसिस नहीं देखी जाती लेकिन क्रॉनिक में फाइब्रोसिस देखी जाती है और जो एक्यूट के वो लोकल एंड सिस्टेमिक साइंस है वो ज्यादातर प्रोमिनेंट होते हैं कंपेयर टू क्रॉनिक। 5 कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के जो हमें याद रखने हैं, which are rubor, which is known as redness, tumor, which is known as swelling, calor, which is known as heat, dolor, which is known as pain, और functionalacia, which is known as loss of function। और causes क्या होती है इन्फ्लेमेशन की, कोई भी इन्फेक्शन हो गया वेदर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या पैरासिटिक, और जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए तो उनकी वजह से फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो गया। अगेन कोई सेल डैमेज हुआ या टिश्यू की नेक्रोसिस हुई ड्यू टू इस्कीमिया या ड्यू टू एनी ट्रॉमा या ड्यू टू एनी फिजिकल या केमिकल इंजरी, जिस तरह थर्मल इंजरी हो गई, बर्न्स हो गई, फ्रॉस्टबाइट हो गई, इसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस हो, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी। किसी फॉरेन बॉडी की वजह से वेदर इट्स एक्सोजीनियस जिस तरह स्प्लिंटर्स आ गए, डर्ट आ गई, सूचर आ गई, या वेदर इट इज एंडोजीनियस जिस तरह यूरेट क्रिस्टल्स आ गए, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स आ गए और लिपिड्स आ गए जो कि गाउट, एथेरोस्क्लेरोसिस और ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में रिस्पेक्टिवली देखे जाते हैं। और कुछ इम्यून रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन देखी जाती है, जिस तरह कुछ आपके जो ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ वर्क करने लग जाता है, और कुछ आपके एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो आपकी जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में सब्सटेंस होते हैं उनके खिलाफ आपकी बॉडी इम्यून क्या कहते हैं रिस्पॉन्स एकदम से प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो ये सारे कॉजेस एक दफा मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। फॉरेन बॉडीज, इम्यून रिएक्शंस, टिश्यू नेक्रोसिस और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इन्फेक्शन, इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में याद रखना है कि इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये कि वेसोडाइलेशन होगी स्मॉल वेसल्स की, जिसकी वजह से जब वेसोडाइलेशन होगी तो फिर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। दूसरा परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, जब परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो उससे होगा क्या कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स और जो ल्यूकोसाइट्स होंगे वो जो सर्कुलेशन है उसको लीव कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा कि एमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम माइक्रो सर्कुलेशन, देयर एक्युमुलेशन इन फोकस ऑफ इंजरी एंड एक्टिवेशन टू एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट। ये वाली जो भी चीज है ये हम इस डायग्राम से सही से पढ़ेंगे कि इस चीज का बेसिकली मतलब क्या है। तो होता क्या है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमेशा याद रखना है कि वेसोडाइलेशन होगी, आपकी जो परमेबिलिटी कैपिलरीज की वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं और जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर यानी वेसल से बाहर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में इंटरस्टिशियल टिश्यू हो गई या कोई बॉडी कैविटी होगी वहां पे वो ज्यादा चले जाएंगे
और होगा क्या कि जो आपके ल्यूकोसाइट्स होंगे वो जो जिधर भी साइट ऑफ इन्फेक्शन होगी, इंजरी होगी, वहां पे जाके फिर उस क्या कहते हैं जो भी चीज इन्फेक्शन या इंजरी करा रही है उसको जाके खत्म करेंगे। तो ये एक 3 तरफ से कंपोनेंट्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। अब हम 2 चीजों की यहाँ पे बात करते हैं, एक होती है एक्सुडेट और एक होती है ट्रांसुडेट। एक्सुडेट क्या होता है, इन्होंने दिखाया है कि लेट्स सपोज ये कोई नॉर्मल सेल है, उसका नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, वहां पे नॉर्मली प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होती है वो नॉर्मल ट्रेवल कर रही हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता है क्या, ज्यादातर एक्सुडेट देखा जाता है। एक्सुडेट क्या होता है कि बेसिकली मैंने अभी बताया कि जब भी कोई इंजरी हुई या कोई इन्फेक्शन हुआ उससे होगा क्या, वेसोडाइलेशन होगी। वेसोडाइलेशन होगी, ल्यूमेन बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो आई। जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो आई तो होगा क्या, साथ में कैपिलरी की जो परमेबिलिटी वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे होगी, जो इंटर एंडोथेलियल गैप्स होते हैं ना वो बढ़ जाएंगे। मतलब एंडोथेलियम के दौरान यूजुअली गैप्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इंटर एंडोथेलियल गैप्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, गैप हो जाएगा, जिसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। उससे होगा क्या कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी और जो भी क्या कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स जो भी होंगे वो फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में चली जाएंगे, यानी वेसल से बाहर इन इंटर एंडोथेलियल गैप्स के थ्रू या बाहर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में इंटरस्टिशियल टिश्यू हो गई या कोई सीरस कैविटी होगी वहां पे चले जाएंगे। और जो ये वाले जो फ्लूइड होता है जो बेसिकली एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में जाके एक्यूमुलेट कर रहा है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्सुडेट। एक्सुडेट क्या याद रखना है कि इसमें हाई प्रोटीन कॉन्टेंट होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो भी बाहर लीव कर रही हैं। तो ये होता है एक्सुडेट के एक्सुडेट इज एन एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड व्हिच हैज हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन, कंटेन्स सेलुलर डेब्री। और ये यूजुअली इसकी प्रेजेंस यही आपको वो इम्प्लाई करती है कि यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हुई है। ट्रांसुडेट ऑन द अदर हैंड क्या होता है, ट्रांसुडेट आपको किसी नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है, या तो इसमें होता है कि इसमें कोई वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, इसमें कोई इंटरएंडोथेलियल गैप्स नहीं इंक्रीज होते, इसमें कोई वेसोडाइलेशन वगैरह नहीं होती। इसमें लेट्स सपोज किसी भी वजह से आपकी बॉडी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, जिस तरह उन्होंने दिखाया है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बढ़ जाता है, या किसी भी वजह से आपकी बॉडी में जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, लेट्स सपोज किसी लिवर डिजीज में या किसी किडनी डिजीज में जिसमें ज्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा हो, तो उससे होगा क्या कि डिक्रीज कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से और इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो ये वाला फ्लूइड होगा वो फिर इस तरह फ्लूइड थोड़ा लीक कर जाएगा एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में। और इसकी ट्रांसुडेट की एक्सुडेट से डिफरेंस मेन यही कि एक तो ये नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है, दूसरा इसमें लो प्रोटीन कंटेंट होगा। यूजुअली एल्ब्यूमिन ही ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हमें पता है जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसमें से हमारी जो एल्ब्यूमिन होती है वो सबसे ज्यादा इन कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो बस एक ये डिफरेंस था कि एक्सुडेट इज एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में देखा जाता है, उसमें कैपिलरी परमेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है और वेसोडाइलेशन भी हुई है। वेरस ट्रांसुडेट में ऐसा कुछ नहीं होता, और जो वो फ्लूइड होता है उसमें लो प्रोटीन कंटेंट होता है और फ्यू सेल्स होते हैं, वेरस एक्सुडेट में हाई प्रोटीन कंटेंट होते हैं और सेलुलर डेब्री भी हो सकती है। दैट वाज रिलेटेड टू एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। अब होता क्या है कि ये वेस्कुलर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ये वेस्कुलर फ्लो बढ़ती क्यों है और ये वेसोडाइलेशन क्यों होती है। ये वेसोडाइलेशन इसलिए होती है ड्यू टू क्या कहते हैं, ड्यू टू एक्शन ऑफ हिस्टामिन एंड ड्यू टू एक्शन ऑफ आपको क्या कह सकते हैं ब्रैडिकाइनिन। ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये इसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और स्मूथ मसल्स की वो कराते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे ऐड करते हैं, आई बिलीव कंस्ट्रक्शन कराते हैं और वेसोडाइलेशन कराते हैं जो हिस्टामिन होता है। ये इसका हम आगे पढ़ेंगे भी। और इस तरह उन्होंने यहाँ पे बताया है कि होता क्या है कि कोई भी इंजरी हो तो इंजरी होने के लिए आपकी जो वो होगी ब्लड फ्लो होगी, ब्लड फ्लो एकदम से ज्यादा, जिस जगह पे इंजरी हुई है वहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होगी, तो ज्यादा इंक्रीज एक तरफ से ज्यादा इंक्रीज स्पीड से ब्लड जा रहा होगा। अब इंक्रीज स्पीड से ब्लड जा रहा होगा तो वेसोडाइलेशन हुई और साथ में एंडोथेलियल गैप्स बढ़े। जब एंडोथेलियल गैप्स बढ़े उससे होगा क्या कि ब्लड फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फ्लूइड है वो फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में जा रहा है, जिसकी वजह से जब वो जो ब्लड की स्पीड है वो कम हो रही है। अब जब ब्लड की स्पीड कम हो रही है तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो आपके वो होते हैं ल्यूकोसाइट्स होंगे वो फिर इजीली जो एंडोथेलियम होगा वहां पे जाएंगे, वहां पे जाके अटैच होंगे और जो इंजरियस साइड होगी उधर वो इजीली चले जाएंगे। कि एज स्टेसिस डेवलप्स, कि स्टेसिस बेसिकली वो होता है कि जब वेसोडाइलेशन हुई तो फिर उससे जो ब्लड की फ्लो है वो थोड़ी स्पीड में कम हो गई। ब्लड ल्यूकोसाइट्स प्रिंसिपली न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेट अलोंग वेस्कुलर एंडोथेलियम एंड एट सेम टाइम्स एंडोथेलियम। अच्छा, ये जो जितनी भी चीजें ना ये मैं अभी इस पूरी डायग्राम से बताता हूँ। इसका उन्होंने जो वेस्कुलर लीकेज है उसको उन्होंने फर्दर उन्होंने यहाँ पे बताया है कि नॉर्मली यही होता है कि आपके जो भी ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन है वो नॉर्मली चल जाए। होता क्या है जब भी कोई हिस्टामिन या कोई भी केमिकल मीडिएटर आता है, यूजुअली होता क्या है कि ये बेसिकली आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है कि एंडोथेलियल गैप्स बढ़ गए, वेसोडाइलेशन हुई, जिससे जो कि हिस्टामिन की वजह से होती है, जिससे होगा क्या कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो फिर इस तरह हम देख सकते हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन हैं वो इस तरह लीव कर रही होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ थर्मल इंजरीज में या ड्यू टू एनी माइक्रोबियल टॉक्सिन्स
आपका जो इमीडिएटली जो रिस्पॉन्स होता है कभी कभी इमीडिएटली नहीं आता, कभी कभी वो डिलेड आता है, मतलब आवर्स से दिनों के बाद आता है। और ये यूजली सनबर्न में देखा जाता है कि सनबर्न में ये देखा जाता है कि जब आप क्या कहते हैं किसी सपोज किसी पिकनिक पे गए हो और पिकनिक से आके फिर 1-2 दिन बाद आपकी अगर जहाँ पे जिस स्किन की साइड पे सन का ज्यादा एक्सपोजर हुआ वो वाली साइड स्किन की ज्यादा पिंकिश या रेडिश होती है, वो सनबर्न होते हैं। वो सनबर्न इसलिए होते हैं क्योंकि सनबर्न में ये देखा जाता है कि जो ये रिस्पॉन्स होता है ना, ये वाला क्या कहते हैं, जो बेसिकली ये वेस्कुलर लीकेज वाला जो रिस्पॉन्स होता है यूजली एक तरफ से कह लें कि ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं सनबर्न के केस में, जो कि उन्होंने इस पैराग्राफ में पूरी चीज बताई हुई है कि जो इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो यूजली रैपिडली ऑकर हो जाता है आफ्टर एक्सपोजर टू मीडिएटर एंड इट्स यूजली शॉर्ट लिव्ड, एग्जांपल 15 to 30 मिनट्स। लेकिन सनबर्न के केस में क्या होता है कि जो वेस्कुलर लीकेज होती है इट बिगिंस आफ्टर अ डिले ऑफ 2 to 12 आवर्स एंड लास्ट फॉर सेवरल आवर्स और इवन डेज। And this delayed prolonged leakage may be caused by contraction of endothelial cells or mild endothelial damage। और वही के सनबर्न में इसकी एग्जांपल दी हुई है। तो खैर हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा कि वेजोडाइलेशन हुई और इंटरएंडोथेलियल गैप्स बढ़े। इंटरएंडोथेलियल गैप्स बढ़ने के बाद जो अब प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में जाके एक्युमुलेट कर रही हैं। अब होता क्या है, अब ल्यूकोसाइट्स ने जो साइट ऑफ डैमेज है वहां तक पहुंचना है। अब ल्यूकोसाइट साइट ऑफ डैमेज तक पहुंचते कैसे, वो ऐसे पहुंचने के वो एंडोथेलियम के साथ जाके बाइंड करेंगे और फिर पहुंचेंगे, जो कि उन्होंने इस पेज से समझाया हुआ। और इस फिगर से मैं समझाता हूं कि होता क्या है कि द चेंजेस इन ब्लड फ्लो एंड वेस्कुलर परमेबिलिटी आर क्विकली फॉलोड बाय इन्फ्लक्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स इनटू द टिश्यूज एंड हाउ डज इट ऑकर। सबसे पहले ल्यूमेन में जो वेसल का ल्यूमेन है उसमें पहले मार्जिनेशन होगी, फिर उसमें रोलिंग होगी और फिर उसमें एडिशन होगी टू एंडोथेलियम। उसके बाद माइग्रेशन होगी अक्रॉस एंडोथेलियम एंड वेसल वॉल एंड उसके बाद माइग्रेशन होगी इन द टिश्यूज टुवर्ड द कीमोटैक्टिक स्टिमुलस। अब ये सारी चीजें होती कैसे हैं, ये होती ऐसे हैं कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे मैक्रोफेज भी आया हुआ है। मैक्रोफेज मैंने कहा था कि उसने माइक्रोब्स को डिटेक्ट किया तो वो कुछ कीमोकाइंस और वो सर्टेन साइटोकाइंस जिस तरह ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1, ये कुछ साइटोकाइंस है और कुछ कीमोकाइंस है जो वो रिलीज कर रहा है कि बताने के लिए कि यहाँ पे बॉडी में माइक्रोब आ गया, यहाँ पे बॉडी में डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया। अब होगा क्या कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स थे, जैसी वेजोडाइलेशन हुई ना, ल्यूमेन का साइज बढ़ा, उसकी वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स थे उन्होंने वो यूजली इस तरह मतलब ट्रेवल कर रहे होंगे, लेकिन जैसी वेसल का साइज बढ़ेगा ना और जो स्टेसिस वाली जब कंडीशन आएगी तो जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे वो थोड़ा पेरिफेरल पोजीशन में चले जाएंगे। और वो जो पेरिफेरल पोजीशन में चले जाते हैं ना कि मतलब इस साइड पे जरा ज्यादा एक्युमुलेट करने लग जाएंगे, इस चीज को हम कहते हैं मार्जिनेशन। कि बिकॉज ऑफ डायलेशन ऑफ इन्फ्लेम्ड पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज ब्लड फ्लो स्लोस विच इज नोन एज स्टेसिस एंड मोर व्हाइट सेल्स अज्यूम अ पेरिफेरल पोजीशन अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस एंड दिस प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट रीडिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मार्जिनेशन। कि वो थोड़ी पेरिफेरल वाली साइड पे चले जाएंगे। अब इन्होंने मार्जिनेशन तो कर ली, अब इन्होंने करनी है रोलिंग और फिर एडिशन टू एंडोथेलियम। रोलिंग और एडिशन कैसे करते हैं, रोलिंग और एडिशन ऐसे करते हैं कि अब हमको ये चीज याद रखनी है, आपकी एंडोथेलियम पे और आपके जो व्हाइट ब्लड सेल होता है जिस तरह न्यूट्रोफिल हो गए या मोनोसाइट्स हो गए, इन पे कुछ सर्टेन प्रोटीन्स होती हैं और कुछ सर्टेन लाइगेंड्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उन पे कुछ लाइगेंड्स आके बाइंड करते हैं और जो कि इनकी एडिशन में और इनकी रोलिंग में क्या कहते हैं वो करेंगी, मतलब वर्क करेंगी, इफेक्टिव होने करेंगी। होता क्या है कि जो एंडोथेलियम होती है, एंडोथेलियम के पास आपके 2 तरह के सेलेक्टिन्स होते हैं, ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन। और उनके पास जो एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम के पास एल सेलेक्टिन का लाइगेंड होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि एंडोथेलियम के पास पी सेलेक्टिन प्रोटीन होती है, ई सेलेक्टिन होती है और लाइगेंड होता है एल सेलेक्टिन का। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स के पास एल सेलेक्टिन होता है और पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन के लिए लाइगेंड होता है। ठीक है, पी सेलेक्टिन ई सेलेक्टिन क्योंकि एंडोथेलियम में तो जो उसके लाइगेंड्स हैं वो ल्यूकोसाइट के पास हैं, वेरस जो एल सेलेक्टिन है वो ल्यूकोसाइट के पास है, लेकिन जो एल सेलेक्टिन का लाइगेंड है वो एंडोथेलियम के पास है। यही चीज इन्होंने सारी इस आगे की जितनी भी ये पूरी यहाँ तक जो स्टोरी है इन्होंने यही चीज समझाई हुई है। होता क्या है, जो अभी मतलब जितना सारा प्रोसेस बताऊंगा वो सारा उन्होंने यहाँ एंड तक समझाया हुआ है। होता क्या है कि जो भी डैमेज साइट थी जहाँ पे माइक्रोब्स आए,
वहां पे कुछ ये साइटोकाइंस रिलीज हुए। अब ये साइटोकाइंस क्या करेंगे, या ये कीमोकाइंस हैं, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 और ये कीमोकाइंस ये करेंगे क्या, ये जो ये सेलेक्टिन्स हैं और जो एंडोथेलियम पे जो लाइगेंड है इन सेलेक्टिन का, जिस एल सेलेक्टिन का जो लाइगेंड है और जो ल्यूकोसाइट्स पे भी लाइगेंड है पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन के, उसके एक्सप्रेशन को ये बढ़ा देंगे। और एक्सप्रेशन में जो स्पेशली जो ई सेलेक्टिन का होता है और जो लाइगेंड फॉर एल सेलेक्टिन होता है वो यूजुअली हिस्टामीन बढ़ाता है। इन्होंने यहीं पे बताया हुआ है कि ये उन्होंने सारी वही चीज दिखाई हुई है कि एल सेलेक्टिन ल्यूकोसाइट में होते हैं, ई सेलेक्टिन एंडोथेलियम में, पी सेलेक्टिन पी सेलेक्टिन एंडोथेलियम पे भी होते हैं और पी सेलेक्टिन आपके प्लेटलेट्स पे भी होते हैं। होता क्या है कि जो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं या मास्ट सेल्स या एंडोथेलियल सेल्स, ये जब भी उन्होंने माइक्रोब को एनकाउंटर किया तो कुछ साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज करेंगे, जिस तरह ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1। और होगा क्या कि जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और जो इंटरल्यूकिन 1 जो है ये एक्सप्रेशन बढ़ाएगा इन एडिशन मॉलिक्यूल्स का। ये जो सेलेक्टेंस और इंटेग्रिन्स होती है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये एडिशन मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इनका वो एक्सप्रेशन बढ़ाता है। होता क्या है कि जो हिस्टामीन और जो थ्रोम्बिन होती है वो पी सेलेक्टिन का एक्सप्रेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है, वेयर एज जो आपके ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और जो इंटरल्यूकिन 1 होते हैं वो ई सेलेक्टिन और लाइगेंड ऑफ एल सेलेक्टिन का एक्सप्रेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं, ताकि ये चीज आपके एंडोथेलियम पे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। और ल्यूकोसाइट्स में क्या होते हैं, ये जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर 1 है, सॉरी जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है और जो इंटरल्यूकिन 1 है, ये क्या करा रहा होता है, ये ल्यूकोसाइट्स पे पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन के लाइगेंड का और एल सेलेक्टिन का एक्सप्रेशन बढ़ा रहा होता है। ये बढ़ाता है क्यों, ताकि जब ये एक्सप्रेशन ज्यादा बढ़ेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी, तो उससे देर ज्यादा चांस कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो इनके साथ आके बाइंड करेंगे। लेकिन होगा क्या कि अभी इन्होंने रोलिंग करनी है। ये जो सेलेक्टिन्स होती हैं और जो सेलेक्टिन्स होंगे और जो लाइगेंड्स होंगे, इनके पास लो अफिनिटी होती है। लो अफिनिटी क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आपका ब्लड भी साथ साथ फ्लो कर रहा है। अब ब्लड साथ साथ फ्लो कर रहा है तो होगा क्या कि ये ल्यूकोसाइट जिस तरह यहाँ पे लगा, यहाँ पे आके लग गया, लेकिन क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो यहां से भी डिटैच हो जाएगा और दूसरी जगह आके लग जाएगा, दूसरी जगह पे आगे लगेगा, अगेन ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वजह से डिटैच हो जाएगा और दूसरी जगह आके लग जाएगा। तो इस कांस्टेंट अटैचमेंट डिटैचमेंट को हम कहते हैं रोलिंग, जो कि मैंने बताया था रोलिंग। ये चीज होती है रोलिंग और ये कराते हैं सेलेक्टेंस। इन्होंने यही चीज बताई हुई कि लो एफिनिटी इंटरेक्शंस होती हैं और फास्ट ऑफ रेट होते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा होता है। एज अ रिजल्ट द बाउंड ल्यूकोसाइट्स बाइंड डिटैच अगेन दस बिगिन टू रोल अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस। अब हमने करानी है इनकी कंप्लीट एडिशन। हमने मार्जिनेशन करा ली, हमने पेरिफेरल में रख के रोलिंग करा ली, जो भी करा ली। अब हमने इनकी करानी है एडिशन टू एंडोथेलियम। एडिशन हम कैसे कराते हैं, एडिशन ऐसे कराते हैं, आपकी जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनके पास एक और प्रोटीन्स होती हैं जिनका नाम होता है इंटेग्रिन्स, जो कि लो एफिनिटी स्टेट्स में होती हैं। और जो एंडोथेलियम होता है, एंडोथेलियम पे इंटेग्रिन्स के लाइगेंड होते हैं। ये याद रखना था कि पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन एंडोथेलियम पे होता है और जो लाइगेंड होता है एल सेलेक्टिन का वो एंडोथेलियम के पास होता है। वेरेस ल्यूकोसाइट के पास पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन का लाइगेंड होता है और एल सेलेक्टिन होता है। अब जो इंटेग्रिन्स है, इंटेग्रिन्स का याद रखना है कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनके पास ये इंटेग्रिन्स होते हैं, लेकिन जो इंटेग्रिन्स के लाइगेंड्स हैं वो एंडोथेलियम के पास होते हैं। वो लाइगेंड्स कौन कौन से होते हैं, वो लाइगेंड्स होते हैं ICAM1 विच इज बेसिकली इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल 1, VCAM होता है VCAM1 वेस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल 1, और VLA4 होता है एंड LFA1 और MAC1। ये सारे लाइगेंड्स होते हैं एंडोथेलियम के पास और इनका भी जो एक्सप्रेशन होता है वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 जो कीमोकाइंस और जो साइटोकाइंस हैं, ये इनका एक्सप्रेशन एंडोथेलियम पे बढ़ाते हैं ताकि अब जो वाइट ब्लड सेल जो रोल कर रहे थे उनकी कंप्लीटली एडिशन हो सके एंडोथेलियम के पास। फिर से मैं वही रिवाइज करता हूँ कि जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और जो इंटरल्यूकिन 1 है, अब ये कर क्या रहे हैं, ये जो लाइगेंड्स हैं इंटेग्रिन्स के, जिस तरह VCAM1 और ICAM1 ये और LFA1 और MAC1, ये इनका एक्सप्रेशन बढ़ा रहे हैं। इनके एक्सप्रेशन बढ़ाने से होगा क्या कि अब जो वाइट ब्लड सेल है वो हम देख सकते हैं कि वो फिर पूरा जो लो अफिनिटी स्टेट वाला वाइट ब्लड सेल है वो फिर आपको जाके बाइंड करेगा और वो परमानेंटली बाइंड कर जाएगा एंडोथेलियम के साथ। और एक और चीज याद रखनी है कि जो इंटेग्रिन होती है उनकी पहली लो अफिनिटी होती है, लेकिन ये जो साइटोकाइंस और जो कीमोकाइंस रिलीज हो जा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये जो लो एफिनिटी इंटेग्रिन्स होते हैं इनको हाई एफिनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। यही साइटोकाइंस और ये कीमोकाइंस इन इंटेग्रिन्स की एफिनिटी को बढ़ा देते हैं और एक्सप्रेशन ऑफ लाइगेंड्स बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं ल्यूकोसाइट जो है वो कंप्लीटली आपका कहते हैं अटैच हो जाते हैं एंडोथेलियम के साथ। तो ये हमने कर लिया पहला स्टेप कि मार्जिनेशन हुई, रोलिंग हुई, एडिशन हुई टू एंडोथेलियम। अब हम करते हैं दूसरा स्टेप विच इज माइग्रेशन अक्रॉस एंडोथेलियम एंड वेसल वॉल।
माइग्रेशन कैसे होती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डायपीडिसिस, या इसका कौन नाम है ट्रांसमाइग्रेशन। अब ये ट्रांसमाइग्रेशन और डायपीडिसिस कैसे होती है, ये ऐसे होती है कि जो जिधर इंटर एंडोथेलियल गैप्स होते हैं वहां पे कुछ और की वो होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, जिस तरह CD31 और पीकैम इज प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडिशन मॉलिक्यूल। एक तो पहले इन मॉलिक्यूल्स के साथ जाके ये बाइंड करेगा पीकैम1 और CD31 के साथ, फिर क्या करेगा कि जो ल्यूकोसाइट है वो कुछ कोलेजिनेसिस सेक्रीट करेगा। कोलेजिनेसिस सेक्रीट करने से होगा क्या कि जो नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये ब्रेकअप कर देगा। जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेकअप हो जाएगी और इंटर एंडोथेलियल गैप्स पे जो ये प्रोटीन्स थी उनके साथ बाइंड करेगा, उसके बाद होगा क्या कि जो ल्यूकोसाइट है अब ये डायपीडिसिस कर लेगा, ये ट्रांसमाइग्रेशन कर लेगा। इट विल माइग्रेट अक्रॉस एंडोथेलियम एंड द वेसल वॉल इनटू एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस, इनटू इंटरस्टिशियल टिश्यू, या इनटू एनी जिधर भी इंजरी हुई है एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में, वहां पे अभी माइग्रेट कर गया है। अब फाइनली जो लास्ट स्टेप होता है माइग्रेशन इन द टिश्यू टुवर्ड अ कीमोटैक्टिक स्टिमुलस। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि जहां पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है या जहां पे जो भी इंजरी है वो प्रेजेंट है, वहां पे कुछ कीमोकाइंस रिलीज हुए हैं। ये कीमोकाइंस क्या करेंगे, ये कीमोकाइंस बेसिकली कीमोटैक्सिस कराएंगे, इन ल्यूकोसाइट्स को अपनी तरफ लेकर जाएंगे ताकि फिर जब वाइट ब्लड सेल्स वहां पे चले जाएं फिर वो इन्होंने जो भी फंक्शन अपना परफॉर्म करना है वो कर सकें। तो जो लास्ट स्टेप होगी वो होगी माइग्रेशन इन टिश्यू टुवर्ड द कीमोटैक्टिक स्टिमुलस बाय कीमोकाइंस थ्रू chemotaxis. Okay, chemotaxis of leukocyte after exiting circulation. Leukocytes move in the tissue toward the site of injury by a process called chemotaxis. और ये कराते कौन है, ये कुछ एंडोजीनस और एक्सोजीनस कीमोकाइंस कराते हैं. एक्सोजीनस कीमोकाइंस में आपके सारे वही बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह एनफॉर्मिन मैथियोनिन. अगर इस चीज का नाम याद ना हो तो कोई बात भी नहीं. और जो एंडोजीनस कीमोकाइंस होते हैं उसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं इंटरल्यूकिन 8 की, C5a की जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन है, और आपके ल्यूकोट्राइन बी की जो कि जो एराकिडोनिक एसिड है उसका मेटाबोलाइट होता है ल्यूकोट्राइन बी. ये हम नेक्स्ट वीडियो में मीडिएटर्स की बात पढ़ेंगे. जो ल्यूकोट्राइन बी है, इंटरल्यूकिन 8 है, और जो C5a, ये आपकी डिफरेंट कीमोकाइंस है जो कि कीमोटैक्सिस करा रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स के टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी. तो ये पूरा प्रोसेस हुआ नहीं एक्यूट इन्फ्लेमेशन का. ये थी कि ल्यूकोसाइट्स की रिक्रूटमेंट कैसे होती है. हमने सबसे पहले पढ़ा कि वेजोडाइलेशन हुई, परमेबिलिटी इंक्रीज हुई. जब परमेबिलिटी इंक्रीज हुई तो हमने देखा कि प्रोटीन्स और ल्यूकोसाइट्स लीव कर रहे हैं. एमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स कैसे होती है वो हमने ऐसे देखा, ये पूरे इस प्रोसेस से देखा कि वो अभी अपनी साइट ऑफ इंजरी पे चले गए हैं. अब वो एलिमिनेट कैसे करेंगे ये अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस. ये बल्कि इसी वीडियो में मैं पढ़ा देता हूँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी. अब हम पढ़ते हैं कि ये ल्यूकोसाइट्स जब कीमोटैक्सिस होकर साइट ऑफ इंजरी पे चले गए तो अब वो उसको जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं उसको वो क्लियर कैसे करेंगे. उसको वो करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस, जो कि इन्होंने इस पूरे बड़े पेज में दी हुई, लेकिन उसके लिए हमें बस इस डायग्राम को देखनी होगी. और एक्यूट इन्फ्लेमेशन की क्योंकि हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करें तो मैं एक और चीज बता देता हूँ कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, मैंने शायद पहले भी बता दी थी, लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में. और वो इसलिए प्रीडोमिनेंट होते हैं क्योंकि नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स दे आर मोर न्यूमरस देन एनी अदर ल्यूकोसाइट्स. नंबर 2 दे रिस्पॉन्ड मोर रैपिडली टू कीमोकाइंस, और ये ज्यादा फर्मली अटैच हो जाते हैं पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन से. और तीसरी बात क्या है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब जब वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में चले गए ना और जब अपना काम कर लेते हैं फिर वो एपोप्टोसिस से खत्म हो जाते हैं. वेयरएज हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो मोनोसाइट्स और माइक्रोफेजेस होते हैं, मोनोसाइट्स की खास बात यह है कि मोनोसाइट्स लॉन्गर पीरियड के लिए सर्वाइव करते हैं और वो प्रोलिफरेट भी कर सकते हैं. इसलिए मोनोसाइट्स आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ज्यादा से ज्यादा देखे जाते हैं. अब हम बात करते हैं फेगोसाइटोसिस की. फेगोसाइटोसिस में आपने याद रखना है कि ये फेगोसाइटोसिस जो 2 मेन सेल्स कराते हैं वो उनमें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं. न्यूट्रोफिल्स आपके एक्यूट में सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं और मैक्रोफेजेस आपकी जो क्रॉनिक होती है इस पर सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं. लेकिन वो कैसे कराते हैं और जो उनके डिफरेंसेस क्या है उसके लिए ये टेबल याद कर लेना. ये काफी अच्छा टेबल है. न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस में डिफरेंस क्या है. न्यूट्रोफिल्स के ओरिजिनल जो पायोटिक स्टेम सेल्स होती हैं बोन मैरो में वहां से होती हैं. मैक्रोफेजेस की अब जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में मैक्रोफेजेस होती हैं उनकी भी हीमोपायोटिक स्टेम सेल से होती है. लेकिन जो दूसरे तरह के मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि टिश्यू रेसिडेंट मैक्रोफेजेस होते हैं, जिसमें आपकी कफर सेल्स की एग्जांपल आ गई जो कि लिवर में होती है, और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस की एग्जांपल आ गई, वो आपके ओरिजिनेट करते हैं योक सैक से या फीटल लिवर से. स्टेम सेल्स इन योक सैक से या फीटल लिवर से. लाइफ स्पैन न्यूट्रोफिल्स क्योंकि एक्यूट के लिए होते हैं तो सेवरल डेज से शॉर्ट होते हैं. मैक्रोफेजेस का लाइफ टाइम लॉन्ग होता है क्योंकि वीक्स, और जो इन्फ्लेमेटरी वाले मैक्रोफेजेस हैं उनका डेज से वीक्स है, लेकिन जो टिश्यू में डिसाइड करते हैं उनका फॉर ईयर्स होता है.
रिस्पॉन्सिव टू एक्टिवेटिंग स्टिमुली, अगेन न्यूट्रोफिल्स शॉर्ट टर्म रहने तो इनका शॉर्ट लिव्ड है, रैपिड है, वो मोस्टली बाय डीग्रेनुलेशन होगा। और जो मैक्रोफेजेस का है वो मोर प्रोलॉन्ग्ड है, स्लोअर होता है। जो अच्छा अभी हम आगे चीज पढ़ेंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है वो न्यूट्रोफिल्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हम आगे देखेंगे रेस्पिरेटरी बर्स्ट एक ये इसी वीडियो में करवाते हैं, रेस्पिरेटरी बर्स्ट करवाते हैं। मैक्रोफेजेस की कम होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड हाउएवर देखेंगे कि जो रिएक्टिव नाइट्रोजन नाइट्रिक जो ऑक्सीजन जो वो होती है रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज जो होती हैं सॉरी, वो मैक्रोफेजेस ज्यादा रिलीज करते हैं, उससे वो फेगोसाइटोसिस कराते हैं। डीग्रेनुलेशन न्यूट्रोफिल्स में ज्यादा होती है, मैक्रोफेजेस में नॉट प्रोमिनेंट होती है। साइटोकाइन प्रोडक्शन न्यूट्रोफिल्स इतनी नहीं कराते, मैक्रोफेजेस ज्यादा कराते हैं। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, ये भी हम अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये न्यूट्रोफिल्स अगेन नाम सजेस्ट करें, न्यूट्रोफिल्स ज्यादा कराते हैं, मैक्रोफेजेस कराते नहीं है। और सेक्रेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स न्यूट्रोफिल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट है, वेरस मैक्रोफेजेस में लेस होती है। अब फेगोसाइटोसिस होगी कैसे? अब का जो ल्यूकोसाइट है वो जो इंजरी साइट थी वहां तक चला गया। अब होगा क्या कि सबसे पहले इसने करना क्या है कि जो ल्यूकोसाइट है उसने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है उस पार्टिकल को जो भी इंजरी करवा रहा है या जो भी इन्फ्लेमेशन कॉज करवा रहा है। उसके बाद क्या करेगा, उसको वो इंजेस्ट करेगा। देखिए इस इमेज से समझाना था, पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा, देन इसको इनगल्फ करेगा, इंजेस्ट करेगा, एंड देन उसको वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू एंजाइम्स रिलीज करके उसको वो किल और डिग्रेड कर देगा। अब ये फेगोसाइटोसिस होती कैसी है, उसकी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं फेगोसाइट के पास? मैनोस रिसेप्टर होते हैं, स्कैवेंजर रिसेप्टर होते हैं, और कुछ ऑप्सोनिन्स के रिसेप्टर होते हैं। ऑप्सोनिन्स बेसिकली हम आगे देखेंगे कि कुछ आपकी जिस तरह आईजीजी एंटीबॉडी जो और जो C3b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो करती क्या है, वो आपके कुछ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स पे इस तरह करके अटैच हो जाती हैं, वो ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस करती हैं, जिसकी वजह से जो ल्यूकोसाइट पे जो रिसेप्टर है ना वो इजीली इन ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो उनके साथ जाके अटैच कर जाते हैं। तो इससे भी आपके ये रिसेप्टर्स जो हैं इनके थ्रू वो आपके जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं उनको वो रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा जो मैनोस रिसेप्टर है, मैनोस रिसेप्टर जो मैक्रोफेजेस के पास होता है, उसकी खास बात यह है कि वो इट बाइंड्स टू टर्मिनल मैनोस एंड फूकोस रेजिड्यूज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये जो मैनोस और फूकोस के रेजिड्यूज होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में, ये यूजली आपकी जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं उन्हीं में देखे जाते हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन सेल होते हैं उसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं उनके पास टर्मिनल सैलिक एसिड और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन के वो रेसिड्यूज होते हैं, जिसकी वजह से एक तरफ से एडवांटेज ये कि मैक्रोफेज हमारे जो अपने सेल्स हैं उनको डैमेज नहीं कॉज करेगा, जो माइक्रोबियल सेल्स हैं उनके साथ जाके बाइंड करेगा, उनको जाके अटैच करेगा, उनके साथ जो भी काम करना है वो करेगा। ये चीज उन्होंने पूरी वही बताई हुई है कि ऑप्सोनिन्स आईजीजी मैंने बता दी और C3b होती हैं, जिनकी वजह से अगेन ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो आके इनके साथ अटैच कर सकते हैं। फिर इनकी इनगल्फमेंट होती है। इनगल्फमेंट जब वो इनगल्फ कर लेता है तो वो आपका एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम कहते हैं फेगोसोम, एंड लास्टली स्टेप होता है फेगोसाइटोसिस। जिन्होंने दिखाया है कि जो नॉर्मल वाइब्रेट सेल है उसके पास कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। एक तो फेगोसाइटिक रिसेप्टर जिससे वो बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर रहा है, फिर उसकी फेगोसाइटोसिस करा रहा है और आपके वो किलिंग ऑफ माइक्रोब करा रहा है। एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, हाँ ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स बेसिकली मैं बताना भूल गया था, ये वही जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं जब कीमोटैक्सिस करनी होती है। कीमोटैक्सिस के वक्त WB जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनके पास ये रिसेप्टर होते हैं जिससे वो कीमोकाइंस जो भी एक्सोजीनस या एंडोजीनस कीमोकाइंस हैं उनको वो डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद कुछ साइटोस्केलेटल चेंजेस आएंगी उसमें, जिसकी वजह से वो कीमोटैक्सिस करा के माइग्रेट कर पाएगा टिश्यू में, और अगेन वो एडिशन टू एंडोथेलियम भी इसकी हो पाएगी। और इसके कुछ टॉल लाइक रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि मीडिएटर्स की प्रोडक्शन कराते हैं। ये हम आई गेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे कि मीडिएटर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम बात करेंगे, इनगल्फमेंट हमने कर ली जो कि इंजेक्शन थी। अब हम लास्ट बात करेंगे इंट्रासेलुलर डिस्ट्रक्शन की, विच इज फेगोसाइटोसिस का लास्ट पार्ट किलिंग। किलिंग कैसे होती है? न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस कराते हैं। न्यूट्रोफिल्स के प्रोसेस की पहले बात कर लेते हैं, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, पर न्यूट्रोफिल्स में बात कर रहे थे। न्यूट्रोफिल्स को मैंने कहा कि वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करती हैं। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली उनके पास एक एंजाइम सिस्टम होता है और एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेटरी बर्स्ट। होता क्या है कि NADPH ऑक्सीडेज न्यूट्रोफिल्स में करता क्या है, जो NADPH है उसको रिड्यूस करके सुपर ऑक्साइड एनाइन बना देता है। सुपर ऑक्साइड एनाइन क्या करेगा, वो एक एंजाइम उस पर ऐड करेगा सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जिसकी वजह से सुपर ऑक्साइड एनाइन कन्वर्ट हो जाएगा आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो सुपर ऑक्साइड एनाइन है वो H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आई एम सॉरी मैं फॉरगॉट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सॉरी। जो जब मैं कह रहा था फेगोसाइटोसिस में होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ऐसे बनती हैं जो कि बैक्टीरिया को डैमेज करेंगी। वो इस तरह बनती हैं कि NADPH ऑक्सीडेज करता क्या है,
NADPH को रिड्यूस कर देता है और ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड एनाइन में कन्वर्ट करता है। अब सुपर ऑक्साइड एनाइन पे एक और एंजाइम ऐड करता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जिसकी वजह से सुपर ऑक्साइड एनाइन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड पे इन द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड्स लाइक क्लोराइड आयन एक और एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेस हाइड्रोजन परऑक्साइड और क्लोराइड आयन को रिएक्ट करा के एक आपका काफी कह लें एंटी माइक्रोबियल एजेंट बना देता है, जो कि जिसके पास काफी हैवी बैक्टीरियोसिडल वो होती है, एक्टिविटी होती है, जिसका नाम होता है हाइपोक्लोराइट आयन। यही हाइपोक्लोराइट आयन क्या करता है, ये बैक्टीरिया को उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं उनकी सेल वॉल के साथ लिपिड पर ऑक्सीडेशन करके या ऑक्सीडेशन करके उनकी सेल वॉल्स को ब्रेक करता है और वो उनकी जो बेसिकली बैक्टीरिया है उनको एक तरफ से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये होता है न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स का मैंने कहा था रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यही इसमें हाइपोक्लोराइड आयन होती है, वो ऐसी होती है कि रेस्पिरेटरी बर्स्ट का उसमें प्रोसेस होता है कि ये जो सिस्टम है ये काफी पोटेंट बैक्टीरियोसिडल सिस्टम है जो कि न्यूट्रोफिल्स में देखा जाता है। और ये जो सिस्टम है ये आपके बॉडी के होस्ट सेल्स पे क्यों नहीं ऐड कर सकता है, इसलिए नहीं ऐड कर सकता है क्योंकि आपके बॉडी के पास एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटीज होती हैं। जो हमारी बॉडीज हैं उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या कहते हैं नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए कैटालेज सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। सेलुलर प्लाज्मिन और ट्रांसफेरन इस तरह की एंजाइम्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे इतना एक्ट नहीं करता। मैक्रोफेजेस में क्या होता है, मैक्रोफेजेस क्योंकि वो मैंने बताया था कि वो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज बनाती हैं, उनमें बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड 3 तरह के होते हैं, एंडोथीलियल, न्यूरोनल और इंड्यूसिबल। लेकिन जो फेगोसाइटोसिस होते हैं ना उसमें इंड्यूसिबल जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ज्यादा एक्ट करता है माइक्रोबियल किलिंग में। वो करता कैसे है कि बेसिकली जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी कुछ साइटोकाइन से जिस तरह इंटरफेरॉन गैमा है उससे वो या कुछ माइक्रोवेव प्रोडक्ट से वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के बाद जो मैक्रोफेजेस हैं उनके अंदर जो नाइट्रो ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है सुपर ऑक्साइड एनाइन से, और सुपर ऑक्साइड एनाइन से रिएक्ट करने के बाद वो बनाता क्या, वो एक फ्री रेडिकल बना देता है जिसका नाम होता है परऑक्सीनाइट्राइड। और ये परऑक्सीनाइट्राइड है जो कि बैक्टीरियाज को डैमेज करता है और उनकी किलिंग करवाता है। So that was the all process of phagocytosis. I hope ये इजीली समझ में आ गया हो। यही अभी एक्यूट इन्फ्लेमेशन पूरा खत्म हुआ नहीं है, अब आगे इसकी मीडिएटर्स की बात हम करेंगे। अब यही जो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने बेसिकली और जो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं, क्योंकि मैं एक चीज बताना भूल गया था कि न्यूट्रोफिल्स अपने लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू भी डिग्रेडेशन है होती बैक्टीरिया की, तो वो नाम दिए में कि न्यूट्रोफिल्स क्योंकि उनमें डीग्रेन्युलेशन रिएक्शन होता है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डीग्रेन्युलेशन न्यूट्रोफिल्स करा सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स में प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होती है, सेकेंडरी होती है, और उन ग्रेन्यूल्स में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स। जिस तरह सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स में कोलेजिनेस, जेलाटिनेस, लैक्टोफेरिन, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, हिस्टामिनेस, एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है। वेराज जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स हैं उसमें माइलोपेरोक्सीडेज होता है और एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं। सो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स हैं जो कि इसके ग्रेन्यूल्स में होते हैं न्यूट्रोफिल्स के। और इन्होंने यहाँ पे बेसिकली वही बताया हुआ है कि वो एंजाइम्स कैसे ऐड करते हैं, मतलब वो कौन कौन सी चीजों को ब्रेकअप करते हैं। अगर वो ना भी याद हो सकते तो इट्स नॉट अ बिग डील। इसमें मेन यही चीज थी कि फेगोसाइटोसिस होती कैसे। और लास्ट उन्होंने बताया हुआ न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप का ये चीज याद रखनी है कि ये न्यूट्रोफिल्स ही करा सकते हैं। और ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये एक तरफ से जो माइक्रोब जो आ गया ना, जो फॉरेन बैक्टीरिया आ गया, वो उनकी जो स्प्रेड है उसको रोकते हैं। वो करते क्या कि दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रिलर नेटवर्क्स दैट कंसंट्रेट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एट साइट्स ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रैप माइक्रोब्स हेल्पिंग देम टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड। उनका स्प्रेड नहीं होने देते। और वो कराते ऐसे ही कि जो न्यूट्रोफिल्स, इसका अगेन प्रोसेस पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स भी खुद मर जाते हैं और वो जो माइक्रोबियल जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी कहीं पे स्प्रेड होने नहीं देते। तो उसके लिए ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है उसको पढ़ लीजिएगा। आगे इन्होंने इतनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई भी नहीं है। तो आई होप अभी एक्यूट इन्फ्लेमेशन समझ में आ गया हो। मैं बेसिस से करा रहा था तो उसका मैं बता देता हूँ कि मैंने जो पेज 71 है, पेज 71 से लेके 74 तक तो बस एक ओवरव्यू दिया हुआ है। अगर वो ना भी रीड करें तो कोई बड़ी बात नहीं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन मेन पेज 75 से शुरू हो रही है और अभी मैंने पेज 75 से लेके 85 तक ऑलमोस्ट करा दिया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम मीडिएटर्स की बात करेंगे। आई होप इजीली समझ में आ गया हो कि पहले एक्सुडेट और ट्रांसुडेट में क्या डिफरेंस है, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस ल्यूकोसाइट्स कैसे आते हैं, और फिर फेगोसाइट जब वो आ जाते हैं देन वो फेगोसाइटोसिस कैसे कराते हैं। तो आई होप इजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।